नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्ञान सम्मान के मंच पे। हम लोग यहाँ पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो है दृष्टि आईएएस से हम लोग टेस्ट देखे थे और यहाँ हम लोग आपको 10 टेस्ट इसका देख चुके हैं। इसमें जो है थोड़े से टेस्ट बचे हुए हैं, वो मैं आपको करा दूंगा, जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना। कोई कमेंट बॉक्स में शायद लिखा हुआ था कि दृष्टि का करा दीजिए, बिल्कुल दृष्टि का हम लोग कंप्लीट करेंगे टेस्ट, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। इसका टेस्ट नंबर 11 जो है आपको जल्द ही मिलेगा। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इसके पैरेलली जो है संस्कृति आईएएस का टेस्ट देख रहे थे और इसमें हम लोग टोटल जो है 5 टेस्ट कंप्लीट यहाँ भी कर लिए हैं। इसमें आपको फुल लेंथ का टेस्ट, साथ ही साथ आपको सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट यहाँ पे हम लोग किए हैं। और तीसरा हम लोग यहाँ पे स्टार्ट किए हैं ध्येय आईएएस का टेस्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे थे और इस क्रम में हम लोग एक टेस्ट यहाँ पे देख लिए हैं। ये आपका जो है फुल लेंथ टेस्ट था। आज इसका हम लोग दूसरा टेस्ट देखेंगे और ये टेस्ट जो है आपका टोटल जीएस सब्जेक्ट का है। यहाँ पे जो है करेंट अफेयर को यदि छोड़ दें तो ज्योग्राफी, आपको इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सारे क्वेश्चन का यहाँ पे समावेश किया गया है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं ध्येय आईएएस का जो है टेस्ट नंबर 2। बाकी आप लोग को परेशान बिल्कुल नहीं होना है, मैं सारे टेस्ट जो है आप लोग को एग्ज़ाम से पहले करा ही दूंगा। मान के चलिए एग्ज़ाम से आपको 5-10 दिन पहले तक, 1 वीक पहले तक आपको सारा टेस्ट मिल जाएगा। अब बिल्कुल सीक्वेंस में जो है सारा टेस्ट देखते जाएं और यदि आपका कोई भी फीडबैक कमेंट होता है, कोई भी फीडबैक होता है, कुछ भी सुझाव होता है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। इसके अलावा जो लोग भी ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं तो देखिए, अभी 10 जो है टेस्ट आपको दृष्टि का, 5 संस्कृति आईएएस का और 1 आपको ऑलरेडी ध्येय आईएएस का अपलोड हो चुका है। तो टोटल यहाँ से जो है 16 टेस्ट अपलोड हो गया है। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके इसे देख सकते हैं या मैं लिंक आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके आप देख सकते हैं। इसके पैरेलल में इस चैनल पे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 के लिए करेंट अफेयर कराया जा रहा है, यूपी स्पेशल करेंट अफेयर। आप सभी को पता है कि आजकल के एग्ज़ाम में यदि आपका 0.5 0.25 नंबर से भी काफ़ी लोग जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करते हैं और इसमें आप देखेंगे तो करेंट अफेयर का काफ़ी अहम रोल होता है। स्टैटिक सब्जेक्ट जो है बहुत लोगों का कंप्लीट होता है, लेकिन करेंट अफेयर पे कमांड थोड़ा कम होता है, तो इसके लिए एक स्पेशल सीरीज वहाँ पे चल रहा है। इसमें भी आपको 2 लेक्चर अपलोड कर दिया गया है और ये आपको एमसीक्यू के साथ चल रहा है, यानी आपको टॉपिक कराया जा रहा है और टॉपिक के बाद आपसे एमसीक्यू का भी टेस्ट लिया जा रहा है। तो ये सीरीज भी आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, मैं लिंक इसका भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसमें टोटल जो है आपको यहाँ पे देखेंगे, मैं करंट अफेयर की बात करूँ तो मई आपको 2022 से लेके और मार्च 2023 तक का करंट अफेयर यूपी स्पेशल कराया जाएगा। इसमें मई का जो है वहाँ पे आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इसमें 2 लेक्चर अपलोड है, ये काफ़ी छोटे छोटे वीडियो हैं, तो 15-15 20-20 मिनट का वीडियो है और इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा 15-20 मिनट में, लेकिन आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यहाँ पे एमसीक्यू को भी आप अटेम्प्ट करेंगे, तो यहाँ पे एमसीक्यू भी कराया जा रहा है, यूनिक एमसीक्यू जो भी उससे रिलेटेड है, जो भी टॉपिक कराया जाता है उसी से रिलेटेड वहाँ पे आपको एमसीक्यू भी बताया जा रहा है। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए, आपका कोई फीडबैक होगा तो आप ज़रूर लिखेंगे। अच्छा, ये टेस्ट जो है थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा इसमें क्लियरिटी जो है, विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, तो आप लोग इस टेस्ट के लिए आप एडजस्ट करेंगे। बाकी हमारा प्रयास रहेगा कि आपको जो है टेस्ट अच्छे से विजिबल हो। जब पीडीएफ के लिए जो है अभी भी कुछ लोग कमेंट करते हैं, तो पीडीएफ के लिए मैं बता चुका हूं कि आप टेलीग्राम जो है ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। वहीं पे पीडीएफ आपको, जैसे ये टेस्ट आज आप देख रहे हैं तो शाम तक आपको इसका पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और कुछ लोग बात कर रहे थे कि पीडीएफ जो है सोल्यूशन के साथ मिल जाए, तो अब से जो है जितने पीडीएफ आपको अपलोड किए जाएंगे वो सोल्यूशन के साथ ही अपलोड किए जाएंगे। तो ऑलरेडी जो है पिछला लेक्चर जो है उसका पीडीएफ यहाँ पे सॉल्यूशन के साथ आपका अपलोड कर दिया गया है, तो आप ज्वाइन करके जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। बाकी जो भी बचा हुआ है मैं जल्द ही आपको प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए, तो आप लोग जो है इस लेक्चर को जो है जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें ज़रूर शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चूँकि मैं बताया हूँ कि देखिए, कोई भी पढ़ने वाला बच्चा हो, चाहे वो यूपीएससी का तैयारी कर रहा हो या यूपी पीसीएस कर रहा हो या कोई भी स्टेट पीसीएस या कोई भी वनडे एग्ज़ाम, ये चैनल उन सभी के लिए जो है बहुत
मददगार साबित होने वाला है। यहाँ पे जल्द ही हम लोग सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप लोग जो है चैनल को अधिक से अधिक जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें शेयर जरूर कर देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो टेस्ट का मैं लेवल पहले ही आपको बता देता हूँ कि आप इसे इजी टू मॉडरेट में काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन जो है आपको, अब ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में देखेंगे तो पूछा भी जाता है, तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम लोग को करना चाहिए। तो आप लोग पैरेलली हमारे साथ क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये आपको जो है अंग्रेजी में यहाँ पे क्वेश्चन जो है विजुअल हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट ही इसका ऐसा दिया हुआ है, तो जो भी अंग्रेजी मीडियम वाले हैं वो इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है, और दूसरी तरफ ध्यान देंगे यहाँ पे संबंधित विद्वान है, यानी कौन से सिद्धांत किस विद्वान के द्वारा दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन विजुअल हो पा रहा होगा सारे लोगों को। चलिए पहला देखिए, निहारिका परिकल्पना, ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये लाप्लास के द्वारा किया गया था, तो 1 का 3 हो जाएगा। वायव्य राशि परिकल्पना, ये किसके द्वारा किया गया था, कांट के द्वारा, तो ये 4 हो गया। ग्रहाणु परिकल्पना, ये जो है आपको चैमलिन और यहाँ पे मोल्टेन के द्वारा, 1 हो जाएगा। ज्वारीय परिकल्पना किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपको जीन्स एंड जेफरिन के द्वारा, तो 2 हो जाएगा। ये देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है। अब बिग बैंग थ्योरी से पहले आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट आके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखें, और उनका जो है मानना था कि पृथ्वी की उत्पत्ति ऐसे हुई, तो उसी पे बेस पे ये आपको बेसिक जो है सिद्धांत से क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3, 4, 1, 2 ऑप्शन देखें, ऑप्शन डी हो जाएगा। अच्छा कोई क्वेश्चन मान लीजिए अगर बाई मिस्टेक कहीं गलत से मिस्टेक से टिक हो जाता है, या कुछ कहीं एक्सप्लेनेशन ही हो सकता है, एक आध क्वेश्चन कहीं रॉन्ग हो जाए। देखिए ह्यूमन एरर जो है होते रहता है, हमें बताया था कि आइडियल कुछ है नहीं दुनिया में, तो आप उसे ऑटो करेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिग बैंग सिद्धांत के संदर्भ में बताना है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुतों बार पूछा गया है, बिग बैंग सिद्धांत के बारे में आप सभी पढ़े होंगे। आंसर करेंगे इसका, पैरेलली आंसर आप लोग करते रहेंगे। देखिए असत्य यहाँ पे बताना है, कौन सा असत्य है। सर आपको विजुअल नहीं हो पा रहा होगा, मैं यहाँ पढ़ दूंगा, आप ध्यान से सुन लेंगे। यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित था बिग बैंग सिद्धांत, बिल्कुल सही है। यह परिघटना लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले घटित हुआ था, ये भी सही है। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड को निर्मित करने वाले सभी पदार्थ एकांक परमाणु के रूप में ही एक स्थान पे स्थित थे, ऑप्शन सी है। नेक्स्ट है, आरंभ में इनका आयतन अत्यधिक तथा तापमान एवं घनत्व शून्य था। देखिए इसमें गलत बताना था, तो पहला तो सही हो गया, दूसरा भी सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आरंभ में बता रहा है कि इनका आयतन जो है अत्यधिक तथा तापमान और घनत्व शून्य था, तो ये बात जो है गलत हो गया, ठीक है। आरंभ में आप देखेंगे तो इनका आयतन अत्यधिक नहीं था। देखिए बिग बैंग सिद्धांत में ही बताया गया था, कोई एक पार्टिकल था मान लीजिए, ठीक है। इसमें जो है आपको तापमान और इसका घनत्व बहुत अधिक था, छोटा सा पार्टिकल था। इसमें क्या हुआ, ये एक्सप्लोर हुआ, ठीक है, और इसके बाद जो है निर्माण हुआ इस तरह से आपका पृथ्वी से उत्पत्ति, और ये जो भी आप ग्रह वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे गलत ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखें, भीतरी ग्रह, अब कल एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, भीतरी ग्रह के बारे में, और वहाँ शायद मैं एक ऑप्शन मिस्टेक से आपको नहीं बताया था, तो आप इसको करेक्ट कर लेंगे। कल वाला क्वेश्चन टेस्ट पेपर में भी क्वेश्चन था, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। देखिए ये अपना जो है सूर्य हो गया, ठीक है। सूर्य के बाद आपको पता ही है इसके नज़दीक आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गई, मंगल हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे आपको बेल्ट दिखेगा एक, इसके बाद आपको बृहस्पति दिखेगा, ठीक है, शनि, अरुण, वरुण, ये सब दिखेंगे। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे क्या पूछा है, भीतरी ग्रह, ठीक है। तो ये यहाँ पे बुध हो गया आपका, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ये भीतरी ग्रह इन्हीं को कहते हैं, ठीक है, भीतरी ग्रह इन्हीं को कहते हैं। ध्यान देंगे क्योंकि सूर्य और जो ये क्षुद्र ग्रह है, ये सारे जो है यहाँ पे क्षुद्र ग्रह हैं। सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच के ग्रह को ही हम लोग भीतरी ग्रह बोलते हैं, ठीक है, और ये सारे सॉलिड ही हैं। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, भीतरी ग्रह, सूर्य और क्षुद्र ग्रह के पट्टी के मध्य ये भीतरी ग्रह है। तो कल वाला क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर लेंगे सारे लोग, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बी हो गया। आगे देखें, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखें।
निम्नलिखित में से कौन भूगर्भ की जानकारी का प्रत्यक्ष साधन है? देखिए भूगर्भ, ठीक है, भूगर्भ के बारे में बताना है। प्रत्यक्ष साधन कौन है, यानी प्रत्यक्ष रूप से कौन आपको बताएगा कि पृथ्वी के अंदर है क्या? ज्वालामुखी है, उल्कापिंड है, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकत्व। तो आंसर क्लियर हो गया होगा कि भूगर्भ के बारे में बताने वाला कौन है? ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की क्रिया जब भी होती है तो अंदर से पृथ्वी में क्या होता है, जो भी निक्षेप वगैरह अंदर जो भी मटेरियल होता है वो क्या होता है, बाहर निकलता है, और इसके आधार पे हम अंदर के बारे में पता लगा सकते हैं। तो ये प्रत्यक्ष साधन हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप का प्रभाव है? इसमें पूछ रहा है भूकंप का कौन सा प्रभाव है? धरातलीय विसंगति, मृदा द्रवण, सुनामी, उपयुक्त सभी। आंसर पैरेलली में सारे लोग करते रहेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, भूकंप का ये सारा प्रभाव है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है पूछ रहा है? असत्य इसमें बताना है गलत। देखिए महाद्वीपियों की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम होती है। भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग सम्मिलित रूप से स्थल मंडल कहलाता है। इसके ऊपर हम लोग चर्चा किए थे, स्थल मंडल क्या होता है, या पृथ्वी के ऊपर कौन कौन सा मंडल होता है हम लोग देखे थे। यहाँ पे आपसे क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा असत्य है? ठीक है, यही पूछा जा रहा है। तो महाद्वीपीय की तुलना में महासागरों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई कम होती है, ये बात तो सही है। भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग के सम्मिलित रूप को स्थल मंडल कहते हैं, ये भी बात सही है। यहाँ पे चूंकि असत्य पूछा जा रहा था, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ना तो एक ना ही दो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित देशों में से कौन सा एक ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आप सभी को पता ही होगा, कहाँ से निकलता है ब्रह्मपुत्र नदी? तिब्बत से निकलते हुए जो है आपको भारत बांग्लादेश, ठीक है। तो भूटान में आपको ब्रह्मपुत्र नदी नहीं जाता है, यही बताना था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, आइसोनेफ रेखा। आइसोनेफ रेखा क्या होता है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो आइसोनेफ रेखा क्या होता है, ये यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया। देखिए मेघा छांदन के समान क्षेत्रों वाले मिलाने वाले रेखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 यही है, ठीक है। देखिए यही पूछा जा रहा था आपको। तो लाइन ज्वाइनिंग एरिया ऑफ द सेम क्लाउडनेस, यही क्या हो गया आपका? आइसोनेफ रेखा हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला देखिए, अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है, ठीक है। हम लोग बात किए थे इसमें पिछले लेक्चर में, 2 तरह का व्यवस्था होता है जनरली, एक संसदात्मक, एक अध्यात्मात्मक। दूसरा अर्ध अध्यात्मात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। बताना इसमें कौन सा आंसर आपको सही है। देखिए पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, अध्यात्मक व्यवस्था में जो है राष्ट्रपति देश और सरकार दोनों का प्रमुख होता है। और अर्ध अध्यात्मात्मक की बात करें तो यहाँ पे शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति देश का जबकि प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है, ये भी बात सही हो गया। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन क्या हो गया? सी। आगे देखते हैं। तो इस पेपर में आप लोग एडजस्ट करेंगे थोड़ा सा विजिबिलिटी जो है, बाकी मैं बोल दे रहा हूँ आप सुन लेंगे। बाकी आसान आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अंग्रेजी मीडियम वाले क्वेश्चन को देख लेंगे, वीडियो को पॉज करके, और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखें। यहाँ पे कथन दिया है आपको और कारण दिया है, बताना है। देखिए पहला देखिए क्या दिया है कथन में, भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था है। ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है। भारत में देखिए एकीकृत ही है, बात सही है। भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है, तो ये भी बात क्या है? सही है। तो एकीकृत न्यायालय प्रणाली भारत में है, ये भारत का जो है विशेषता भी है। तो यहाँ पे देखेंगे ए आर दोनों सही है और आर ए का सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने हेतु कौन सा उपाय है? देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कि न्यायपालिका क्या रहे? इंडिपेंडेंट रहे, ठीक है। कौन सा उपाय किया गया? पहला देखिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित न करना, न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होना, न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, उपरोक्त सभी।
ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है, देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए क्या उपाय किया गया है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में विधायिका को सम्मिलित नहीं किया जाता है, बात सही है। न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है, यानी वो इंडिपेंडेंट होंगे, उनको कोई खतरा नहीं होगा। न्यायालय की अवमानना के लिए दंड की व्यवस्था, तो ये सारा ही क्या हो गया, आपको सही हो गया, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बेसिक यही पूछा जा रहा था कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए। अब देखिए, कोई भी बॉडी जो है इंडिपेंडेंट कब होगा, जब उस पर कोई दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, तो यहाँ जब विधायिका जो है सेपरेट हो गया, इसको नियुक्ति में इसका कुछ हाथ नहीं। अब न्यायाधीश जो होगा उसका कार्यकाल फिक्स हो गया, तो उसको डर भी नहीं रहेगा कि सरकार उस पर कोई एक्शन ले पाएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखिए, सार्वभौमिक जो है मताधिकार का क्या आशय है। सार्वभौमिक मताधिकार का क्या आशय है पूछा जा रहा है। देश के समस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, देश के समस्त व्यस्त नागरिकों को चुनाव में वोट देने का अधिकार, ये बात सही हो गया। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब हुआ देश के जितने भी व्यस्क हैं, ठीक है, पहले तो 21 साल था, अब 18 साल है, तो 18 साल के जो भी व्यक्ति हैं उससे अधिक के, उनको चुनाव देने का अधिकार है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 13, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में वह प्रत्याशी विजयी घोषित होता है जिसे, देखिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट में कौन विजय घोषित होता है, ये पूछा गया है। तो देखेंगे, कुल बहुमतों का बहुमत प्राप्त, कुल मतों का 3/4 मत प्राप्त, अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त होते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, सी, जो भी प्रत्याशी है उनसे सबसे अधिक मत प्राप्त होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ, ठीक है चलिए जूम कर देते हैं थोड़ा, कहीं दिख जाए आपको। कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ की अहस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। ठीक है, कौन सी अर्थव्यवस्था काम करती है, यही पूछा गया है। देखिए यहाँ पे है समाजवादी, मिश्रित, उदारवादी। ठीक है, क्वेश्चन को देख ले। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 14 है। ठीक है, यहाँ पे तो क्लियर आपको दिख ही रहा होगा। पूछ रहा है यहाँ पे, फॉलोइंग इकोनॉमी वर्क्स ऑन द एडम स्मिथ। ठीक है, तो हस्तक्षेप के सिद्धांत के बारे में बात हो रहा है। आंसर इसका क्या होगा, आंसर करेंगे, ये कौन सी व्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगी। हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 15, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। पूंजीवादी के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है। अच्छा, यहाँ पे एक सेकंड, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था, क्या हम लोग 12 देख लिए थे। ठीक है, 13, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यहाँ पे क्या पूछा हुआ था क्वेश्चन, ये शायद मैं गलत बता दिया क्या, एडम स्मिथ के बारे में पूछा गया था। हाँ, कौन सी अर्थव्यवस्था एडम स्मिथ का हस्तक्षेप के सिद्धांतों पर कार्य करती है। ये मिश्रित नहीं था, उदारवादी था। ठीक है, उदारवादी अर्थव्यवस्था था, तो इसको जो है करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उदारवादी का मतलब क्या होता है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, कि सरकार का नियंत्रण क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, उदार हो जाए, यानी सरकार क्या हो जाए, लिबरल हो जाए, यानी अधिक छूट दे। तो ये एडम स्मिथ का अहस्तक्षेप का सिद्धांत पूछा था। देखिए क्या पूछा था, अहस्तक्षेप, यानी किसका हस्तक्षेप नहीं हो, सरकार का हस्तक्षेप ज़्यादा नहीं हो, इजीली आपको लाइसेंस वगैरह प्रोवाइड कर दिया जाए, तो उदारवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको बताना है कौन सा सही होगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, देखिए इसमें उत्पादित वस्तुओं का विभिन्न व्यक्तियों के बीच वितरण उनकी आवश्यकताओं के अनुसार होता है। इसमें उन्हीं उपभोक्ताओं वस्तुओं का उत्पादन होता है जिनकी बाजार में मांग होती है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होगा, आपको उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन होगा उन्हीं का जिनका बाजार में मांग होगा। ऑप्शन 2, यानी यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, मैं पढ़ देता हूँ, जिनको नहीं देख रहा होगा आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है। पहला है, स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता हुई। इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। ठीक है, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। देखिए
स्वतंत्रता के बाद कृषि में समानता लाने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता तो थी, किसी के पास अधिक भूमि, किसी के पास कम भूमि, तो ये बात तो सही है। इसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन लाना था। तो जोतों के स्वामित्व की बात जो है यहाँ पे क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, लेकिन ये इसका कारण जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ई आर सही हो जाएगा, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, तो आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। देख ले इसे, वीडियो को पॉज कर ले और पैरेलली जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, सांकेतिक सिक्का से तात्पर्य क्या है। सांकेतिक सिक्का क्या होता है, वह जिसका अंकित मूल्य धात्विक मूल्य से अधिक होता है, ठीक है। तो अंकित मूल्य जो है धात्विक मूल्य से अधिक हो तो उसी को सांकेतिक सिक्का बोलते हैं। पहला ही ऑप्शन सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी एक पारिस्थितिकी दबाव इकाई है, इकोलॉजिकल प्रेशर, इसकी इकाई कौन है, यूनिट कौन है, यही पूछा गया है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, बार, आपको पता ही है प्रेशर का, ठीक है, बार होता है। यहाँ पे देखिए जूल दिया है, जूल किसका होता है, ऊर्जा या कार्य का। ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस का होता है, ठीक है, प्रतिरोध का होता है, ठीक है। अच्छा, एक प्रतिरोध होता है, एक प्रतिरोधकता होता है, ठीक है। रेजिस्टिविटी होता है, एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओम नहीं होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नॉट जो है समुद्र में गति मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे देखें, निम्नलिखित पे विचार करना है, ठीक है। देखिए पहला दिया है यहाँ पे, शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य में निवेश, प्रवसन, सूचना। इसमें कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत है, मानव पूंजी निर्माण के कौन से स्रोत है, यही आपको पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। तो शिक्षा में निवेश हो, कार्यस्थल का प्रशिक्षण हो, स्वास्थ्य में निवेश हो, प्रवसन हो, सूचना हो, ये सारा क्या हो जाएगा, मानव पूंजीगत। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, देखिए उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। यहाँ पे कथन कारण दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। देखिए पहला कथन देखिए, चोलों के विषय में हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। देखिए चोल जो वंश था, तो बता रहा है कि हमें उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा काफ़ी अधिक जानकारी प्राप्त है। दूसरा, चोल शासकों के इतिहासकारों द्वारा प्रतिदिन अपनी विजय गाथाओं को लिखवाया जाता था, ठीक है। देखिए चोल के विषय में हमें जानकारी मिलती है, बात सही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बात लिखा है कि प्रतिदिन अपना इतिहास जो है विजय गाथा लिखवाया जाता था, ये जो है बात आपको सही नहीं है। प्रतिदिन इतिहास लिखवाना, विजय गाथा लिखवाना, ये जो है स्टेटमेंट गलत है। तो ये सही हो गया, आर गलत हो गया। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ठीक है, ये सही हो जाएगा, जबकि आर गलत हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22। बाकी एक किसी का कमेंट था कि सी सेट का टेस्ट कराने को, तो बिल्कुल एक सी सेट का टेस्ट आपका हो गया है दृष्टि से, और मैं इसके लिए 3-4 टेस्ट जो है और आपको सी सेट का करा दूंगा, ठीक है। आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, सी सेट आप इजीली क्वालिफाई कर लेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस यात्री ने भारतीय राजा को बौरा कहा था, ठीक है। भारतीय राजा को बौरा जो है किसके द्वारा कहा गया था, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है अल मसूदी के द्वारा कहा गया था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है पूछा गया, ठीक है। देखिए पहला, प्रतिहार राजा भोज ने आदि वराह की उपाधि धारण की थी। राष्ट्रकूट राजा अमोघ वर्ष ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था। आपको बताना है इसमें से कौन सा सही है। देखिए पहला जो लिखा है, प्रतिहार राजा भोज जो आदि वराह का उपाधि धारण किए थे, बात सही है, ठीक है। दूसरा जो स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ आपका कि राष्ट्रकूट राजा जो अमोघ वर्ष ने एलोरा का जो है प्रसिद्ध शिव मंदिर बनवाया था, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। कृष्ण जो है प्रथम जो है उन्हीं के द्वारा ये मंदिर जो है आपको बनवाया गया था। खैर वो भी राष्ट्रकूट के ही राजा थे, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल एक सही हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 24। अभी आपको विजुअल थोड़ा नहीं हो पा रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ। देखिए ये है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा वर्ष 1927 में बहिष्कृत समाज नामक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। यह पत्रिका किस भाषा में छपती थी। अब ये हम लोग पिछले दिन क्वेश्चन भी किए थे, और वहाँ क्या देखे थे, बहिष्कृत जो है पत्रिका किन का था, तो हाँ आंसर था आपका अंबेडकर। अब ये पूछ रहा है किस भाषा में छपता था,
ठीक है, आंसर कर लिए होंगे आप। ये मराठी में छपता था। आगे देखिए, ये युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ कवि है, एक तरफ उनका रचनाएं हैं। अच्छा, क्या पूछा है? कौन सा एक जो है सही सुमेलित है, इसमें ये बताना है। ठीक है, कौन जो है सही सुमेलित है। पहला देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। पहला दिया है आपको मुल्ला दाऊद चंदायन, इनका रचना है। अमीर खुसरो का आशिका था, ये हम लोग देखे भी थे। सोमनाथ का राग विबोध, ये तो सारा सही है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में जो जवाबित था, जवाबित का सही आशय क्या था? जवाबित का मीनिंग क्या होता था, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, सैनिकों को वेतन के रूप में दिए जाने वाला भूभाग, इसको जवाबित नहीं करते थे। उलेमा और काजी को दिए जाने वाला राजस्व, शरीयत के अलावा राजकाज चलाने हेतु सुल्तान द्वारा बनाए गए नियम। ठीक है, तो शरीयत के अलावा, अब कुछ लोग शरीयत से ही शासन करते थे, राजकाज चलाने हेतु सुल्तान जो नियम बनाते थे उसे ही जवाबित बोला जाता था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये आपका अंग्रेजी का क्वेश्चन रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत कैसे हुआ? ये तो हम लोग डिस्कस किए थे कि आंग्ल मराठा युद्ध कब से कब हुआ था। ठीक है, तो देखिए पूछ रहा है कि अंत कब हुआ, तो ये तो 1775 से 82 तक शायद लड़ा गया था। तो अंत कैसे हो जाएगा? साल बाई की संधि के तहत 1782 में। ठीक है, आगे देखिए, ये बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संस्था है और इससे संबंधित जो है व्यक्ति है, गलत आपको यहाँ पे ढूंढना है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जुड़े थे, बात सही है। पूना सार्वजनिक सभा से जस्टिन जो है रनाडे जुड़े थे, भी बात सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन से जो है यहाँ पे सुब्रमण्यन अय्यर दिया है, ये क्या हो गया आपका? गलत हो गया। ईस्ट इंडिया जो है एसोसिएशन से सुब्रमण्यन अय्यर जो है नहीं जुड़े हुए थे, तो ये गलत हो गया। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से फिरोज शाह मेहता, तो ये बात भी आपका क्या हो गया? सही। इससे तो हम लोग देखे भी थे। इनके अलावा दो व्यक्ति और थे यहाँ पे, केटी तेलंग, ठीक है, और बदरुद्दीन तैयबजी भी थे, तो ये भी सही हो गया। यहाँ पे गलत ढूंढना था, तो गलत उत्तर आपको मिल गया, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मराठा शासकों में निम्नलिखित में से किसे गौह ब्राह्मण प्रतिपालक की संज्ञा प्रदान की गई है? गौह ब्राह्मण प्रतिपालक जो है किस मराठा शासक को बोला गया था? ये संज्ञा जो है किसको दिया गया था? ठीक है, आंसर कर लिए हम लोगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छत्रपति शिवाजी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास के प्रतिकर्ष कारकों में सम्मिलित है? देख लीजिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे थोड़ा सा विजिबिलिटी इसका कम बन पा रहा है। ये लो बीच में ही अपना जो है ये लोगो मोहर लगा दिए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, क्या लिखा है यहाँ पे? ठीक है, ये पुश फैक्टर ऑफ माइग्रेशन के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, इंक्लूड इन शायद लिखा हुआ है। तो देखिए, प्रवास के लिए जो है प्रतिकर्ष कारकों में बताना है, प्रवास जो होता है उसके लिए क्या है। ठीक है, लोग जो है एक जगह से दूसरे जगह क्यों जाते हैं, आप सभी को पता ही है, अपना आर्थिक और सामाजिक स्तर जो है अच्छा करने के लिए। तो इसके लिए देखिए, पहला क्या है? प्रतिकूल जलवायु, प्राकृतिक विपदाएं, बेरोजगारी, शांति और अस्थायित्व। बताना है इसमें कौन सा सही है। आंसर आप लोग पैरेलली में करते रहेंगे। देखिए, प्रतिकूल जलवायु, अगर ऐसा होगा प्रवास होगा, प्राकृतिक विपदाएं आ जाए, बेरोजगारी आ जाए। ठीक है, तो ये जो है 1 2 3 ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन सी। ठीक है, 30 का जो है सी हो जाएगा। आगे देखें, युग्मों पर विचार करना है। ये शहर है और झील है। ठीक है, यानी कौन से झील के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे गलत ढूंढना है आपको, गलत कौन सा है। ठीक है, पहला देखें यहाँ पे टोरंटो, तो ये जो है अंटोरियो झील, ये बात सही है। शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे, डुलुथ सुपीरियर झील के किनारे, डेट्रायट ह्यूरोन झील के किनारे। डेट्रायट जो है ईरी झील के किनारे है, ये गलत हो गया। ऑप्शन आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 32। ओपिसोमीटर का प्रयोग जो है हम किया जाता है, किसके लिए ओपिसोमीटर का प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो देखिए ओपिसोमीटर जो है आपको ये मानचित्र में जो है टेढ़ी मेढ़ी लाइनों को दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग करते हैं, यानी बेसिकली दूरी ज्ञात करने के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्टेशन पार साइबेरियन रेल मार्ग पे अवस्थित है? ठीक है, ये साइबेरियन मार्ग काफी लंबा है, तो इस पे पूछ रहा है कौन सा जो है रेल मार्ग अवस्थित है, यही बताना है आपको। देखिए, चीता, खजान, मास्को, उपयुक्त सभी, क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ये कथन कारण दिया है, चलिए इसको हम पढ़ देते हैं। परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार को प्रभावित होता है। दूसरा दिया है, ये बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा है, आप सुन लेंगे। जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा, परिवहन की जो है मांग उतनी अधिक होगी। ठीक है, यही जो है आपसे पूछा जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। आज भर के लिए आप लोग एडजस्ट करेंगे बस, चूंकि मुझे ऐसे ही फॉर्मेट में मिला। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है, देखिए, द डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्ट इज अफेक्टेड बाय द साइज ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। रीजन में दिया है लार्जर द साइज ऑफ द पॉपुलेशन ग्रेटर विल बी द डिमांड ऑफ आपको ट्रांसपोर्ट। चलिए यही है, तो कह रहा है परिवहन की मांग जनसंख्या के आकार को प्रभावित जो है करती है, तो ये बात तो सही है। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा जो स्टेटमेंट दिया है कि जनसंख्या का आकार जितना बड़ा होगा परिवहन की मांग उतनी अधिक होगी, तो ये भी बात सही है। जितना ज़्यादा जनसंख्या परिवहन, तो दोनों स्टेटमेंट सही है और उसका कारण भी बताता है, तो ऑप्शन ही आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस एक व्यापारिक जलमार्ग को बिरहन ट्रंक मार्ग से भी जाना जाता है? बिरहन जो है ट्रंक मार्ग से किसको जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जाना जाता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग को। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, इससे जो है आपको विश्व का लगभग 25% तक व्यापार इसी से होता है। अगला देखिए, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुओं में से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन हेतु किस एक पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? देखिए कहाँ से, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित जो तेल का कुआं है वहां से लेके अमेरिका तक, अमेरिका के कहाँ तक? उत्तरी पूर्वी राज्यों में तेल पहुंचाने के लिए कौन से पाइपलाइन का यूज किया जाता है, यही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपको विंग इंच पाइपलाइन का यूज किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे। ओके, चलिए बाकी आप लोग को क्वेश्चन अवेलेबल हो जाएगा, देख लेंगे बिल्कुल आराम से। देखिए, क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन। ठीक है, क्षारीय भूमि से अगर सुधार पाना है तो कौन सा रसायन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यही पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम सल्फेट। आगे देखें, नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के उत्तराधिकारी के रूप में कार्य करता है? तो ये विश्व व्यापार संगठन जो है काम करता है। आगे देखें, कथन और कारण दिया है। पहला देखें, भारत में ब्रिटिश के संस्थापक रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। दूसरा दिया है, प्लासी के युद्ध विजय के द्वारा उसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। तो ये हम लोग कल बात किए थे, बिल्कुल सही है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक इसी को माना जाता है, और प्लासी युद्ध के बाद ही तो इनको दीवानी मिल गया बिहार बंगाल वगैरह का, तो प्लासी युद्ध के विजय से ही ब्रिटिश साम्राज्य का नींव भी पड़ा। दोनों सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो 39 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 40, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में बताना है। देखिए कितना बार रिपीट हो रहा है ये, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। अच्छा, क्या बताना है? असत्य कथन बताना है, गलत क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है टीपू सुल्तान मारा गया, ये बात तो सही है। 1799 में अंग्रेज और टीपू के बीच हुआ, ये भी बात सही है। इस युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड बेलेजली था, ये भी सही है। इस युद्ध में विजय के बाद अंग्रेजों ने मैसूर को अपने साम्राज्य में मिला लिया, ये बात जो है गलती है। अंग्रेज जो है अपने साम्राज्य में उसको नहीं मिलाए थे, एक पुराने जो है अडयार वंश के छोटे से बच्चे को जो है गद्दी पे बैठा दिए थे, तो यही क्या हो गया? गलत हो गया। तो गलत ही चुनना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर गलत यहाँ पे आपको बताना है कौन गलत है। देखिए, सिंध का विलय 1843 में हुआ तो सही है, पंजाब 1849 में, नागपुर 1853, अवध का विलय 1848 दिया है। देखिए अवध का विलय जो है 1848 नहीं, कब हुआ था? 1856 में, और वो भी क्या? कुशासन का आरोप लगा के। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए, सूची 1 है स्थान और स्थापना वर्ष है। ठीक है,
अब देखिए, अच्छा यहाँ पे आपको नीचे कोड दिया गया है, उसी से आपको उत्तर करना है। देखिए सबसे पहले आर्य समाज दिया है। आर्य समाज जो है 1875 में बना था दयानंद सरस्वती के द्वारा, तो ये तो एक का एक ही हो गया। वेद समाज ये 1864 में बना था। प्रार्थना समाज 1867 में बना था। देव समाज ये आपको 1887, 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देखें यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रहा है। देखिए यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात नहीं है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कौन विख्यात नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कम्बन, ये नयनन, टिक्कन और यनन ये विख्यात है। कम्बन यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखें, कालक्रम के अनुसार घटनाक्रम को देखते हुए आपको सबसे पहले कौन घटित हुई है बताना है। देखिए बाल गंगाधर तिलक का तो पता ही, हम लोग बात किए थे, असहयोग आंदोलन जैसे शुरू हुआ वैसे इनका निधन हो गया। ठीक है, तो इनका जो है बाल गंगाधर तिलक का निधन तो 1920 में हो गया था। ठीक है, चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर का अधिवेशन, ये अमृतसर का अधिवेशन कब हुआ था, 1919 में हुआ था। लेकिन ये कब हुआ था, दिसंबर में हुआ था, आखिरी दिसंबर में। रॉलेट एक्ट विधेयक का पास होना, ठीक है, अब रॉलेट एक्ट जो है विधेयक पास हुआ था ये भी 1919 में ही हुआ था। देखिए यहाँ पे जालियांवाला बाग भी 1919 में ही हुआ था। लेकिन सबसे पहले कौन हुआ था, पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ था और फिर जालियांवाला बाग हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या गया सबसे पहले, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, रॉलेट एक्ट जो है पास होना। वैसे रॉलेट एक्ट देखेंगे अब तो रॉलेट एक्ट जो है मार्च में पास हुआ था, मार्च 1919 में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे तो जालियांवाला बाग तो आप सभी को पता ही होगा 13 अप्रैल 1900। तो सबसे पहले बताना है, आंसर क्या हो जाएगा सी। सबसे बाद बताना होता क्या हो जाता, बाल गंगाधर तिलक का निधन। आगे देखिए, इरविन गांधी के बीच समझौता कब हुआ, आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड आंसर आप लोग कर लिए होंगे, 5 मार्च 1931। और इसके बाद एक गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से देख लेंगे, वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेंगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। चलिए, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है बताना है। ठीक है, देखिए पहला यहाँ पे दिया है, ग्राम सभा स्थानीय नागरिकों की आम सभा होती है, बिल्कुल बात सही है। ग्राम पंचायत जो है ग्राम सभा के ऊपर होती है, ये भी बात सही है, दोनों सही है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें, अगला है क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से कौन एक कार्य भारत के चुनाव आयोग द्वारा नहीं किया जाता है, यानी चुनाव आयोग का काम कौन नहीं होता है ये बताना है। देखिए पहला यहाँ पे मतदाता सूची निर्माण और उसका रख रखाव, मतदाता सूची बनाने का काम उसी का होता है। निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन करना, ये भी बात सही है। आचार संहिता का निर्माण करना, ये भी बात सही है। यहाँ पे देखें, चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये कौन करता है। ठीक है, तो ये जो है इनका काम नहीं है, किसका, चुनाव आयोग का नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो आखिर फिर ये करता कौन है, आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है कि इसके लिए कौन जिम्मेवार होता है, तो प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट का बात करें कि सब पार्लियामेंट में, ठीक है, जब संसद की बात होगी तो प्रेसिडेंट करता है, और राज्यों में कौन करेगा, विधान परिषद का बात होगा या विधानसभा वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे राज्यपाल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखें 48, राज्य विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 1/3 सदस्य रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या देखिए जनरली क्या होता है, जितना विधानसभा का संख्या है उसका 1/3 विधान परिषद में हम लोग रखते हैं, लेकिन इनका संख्या इससे कम नहीं किया जा सकता है। किससे कम नहीं किया जा सकता है, यही पूछा है। तो ये जो है 40 से आप नहीं कम कर सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, राष्ट्रपति कानूनी मामला में भारत सरकार का सलाह, यहाँ पे भारत सरकार का यह सलाह है, सलाह देने हेतु महान्यायाधीश के पद पे किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करता है जिसके पास, अब देखिए महान्यायाधीश का पद काम ही होता है, आपको पता है क्या, सरकार के जो है जो भी बात रखना, सरकार का पक्ष रखना। तो महान्यायाधीश की नियुक्ति का जो है कंडीशन क्या है, यही पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता होगा। देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्यता, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने का योग्यता, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने का जिसका योग्यता होगा उसे ही क्या किया जाएगा, नियुक्त किया जाएगा, ऑप्शन बी। अब ये सब क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे इसमें कर लिए हैं, ये भी क्वेश्चन किए थे।
क्वेश्चन नंबर 50 देखें यहाँ पे क्या पूछा है। कवक, कवक जो है यानी फंगी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कवक के संदर्भ में कथन पर विचार करना है। पहला देखिए, कवक अपना जो भोजन मृत और अपघटित जैव पदार्थ से करता है, बात सही है। कवकों में क्लोरोफिल पाया जाता है, देखिए क्लोरोफिल तो इनमें पाया नहीं जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 51, बिडाल जो है टेस्ट, ये बिडाल परीक्षण जो है किसके में किया जाता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, बिडाल टेस्ट किस में किया जाता है, टाइफाइड में किया जाता है। आगे देखें, एक तरफ कथन है एक तरफ कारण है, तो क्वेश्चन आसान आसान मिल रहे हैं। जैसे क्रिकेट मैच कोई खेलता होगा तो फ्री हिट आपको मिलता है, वैसे ही आप क्वेश्चन को सबका सारा का आंसर करते जाएं। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमारे जो है शरीर को गर्म रखता है, बात सही है। ऊनी जो है उष्मारोधी है तथा इसके रेशों के बीच वायु फंसी रहती है, ठीक है, तो उष्मारोधी है, बात सही है, दोनों ही सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखें क्वेश्चन नंबर देखते हैं 53, आसान सा क्वेश्चन है, पूछ रहा है विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए किस माध्यम की जरूरत होती है, ठीक है, विकिरण। अब विकिरण से जो हमारे पास ऊष्मा आता है उसके लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सूर्य के पास से जो भी ऊष्मा हमारे पास पहुंचता है, तो आपको पता है कि बीच में जो है ना ठोस ना द्रव ना गैस, ठीक है, तो वैक्यूम है बीच में, उसके बाद भी हमारे पास पहुंच जाती है, इसका मतलब किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। अब एक संवहन होता है, ठीक है, संवहन के लिए क्या होता है, यानी कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, इसी के बारे में पूछा जा रहा है। देखिए नेक्स्ट है, एक सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अच्छा क्वेश्चन है, पूछने का चांसेज है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए जाइलम का काम क्या होता है, ठीक है, तो जाइलम का काम क्या होता है आपका, जल का परिवहन करना, ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इसका काम होता है, तो जाइलम जल का परिवहन, 1 का 2। मूल रोम यानी जो रूट में हेयर्स होते हैं, ये पौधे हो गए, ठीक है, इनके रूट में जाएंगे तो छोटे छोटे ऐसे जो है पतले पतले इसमें जड़ में लगे होते हैं, इसी के बारे में बोला जा रहा है कि रूट ईयर्स क्या करता है, तो ये वाटर को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जल का अवशोषण हो जाएगा। एक फ्लोएम का काम क्या होता है, तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना, भोजन का परिवहन करना इसका काम होता है, ठीक है, तो 4 हो गया। और रंध्र का काम क्या होता है आपका, स्टोमेटा का, तो इसका काम होता है वाष्पोत्सर्जन का काम। 2 1 4 3 ऑप्शन देखें, 2 1 4 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 55, चलिए क्वेश्चन को आप लोग देख लें। ओके चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, मानव गुर्दे में पथरी का मुख्य घटक क्या होता है। देखिए हमारे जो गुर्दे में पथरी बन जाता है उसका मुख्य घटक क्या होता है, यही पूछा गया है, तो इसका मुख्य घटक क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं, विटामिन है उनके कमी से होने वाले रोग हैं। अच्छा इसमें बताना है, देखिए कौन सा बेमेल है, यानी गलत कौन सा है, यही बताना है आपको। तो देखिए पहला क्या है, विटामिन B6 चर्म रोग होता है, B12 रुधिर क्षीणता, ई जनन शक्ति की कमी, विटामिन ए स्कर्वी। देखिए विटामिन ए जो है स्कर्वी रोग नहीं होगा, स्कर्वी तो आप सभी को पता ही है, और विटामिन सी के कमी से जो है स्कर्वी रोग होता है, तो ये गलत हो गया, गलत ही बताना था। कायिक प्रबंधन किस प्रकार की जनन का उदाहरण है, ठीक है, जो आपको वेजिटेटिव जो है प्रोक्रेशन टाइप के बारे में बात किया जा रहा है। देखिए कायिक प्रवर्धन, अलैंगिक जनन है, लैंगिक है, ए बी दोनों है, अर्धलैंगिक जनन है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, अलैंगिक जनन। आगे देखिए, उत्तल लेंस उस पे पड़ने वाले प्रकाश को क्या करता है, उत्तल और अवतल लेंस 2 तरह के लेंस हो गए, तो इसमें उत्तल लेंस पे जो प्रकाश पड़ते हैं उसको क्या करता है, एक लिखा है अपसारित अभिसारित, ठीक है, तो ध्यान देंगे अभिसारित कर देता है, ठीक है। यहाँ पे देख ले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, देखिए डाइवर्ज लिखा है कन्वर्ज, डाइवर्ज मतलब आपको डाइवर्ज कर देना, कन्वर्ज मतलब किसी एक पॉइंट पर ले आके रख देना सारे को, ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, अभिसारित। आगे देखिए, कौन सा कारक जो है भौम जल स्तर में कमी के लिए उत्तरदायी है। अच्छा ये देख ले थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पे है क्या, वहाँ पे थोड़ा सा क्लियरिटी है नहीं, मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है तो आप सभी को प्रॉब्लम होगा, बाकी एडजस्ट करेंगे। देखिए क्या क्वेश्चन पूछा हुआ, तो नहीं ये क्वेश्चन है, विच ऑफ फ्लोइंग फैक्टर इज एन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन ग्राउंड वाटर लेवल। देखिए वाटर लेवल जो है ग्राउंड में डिक्लाइन होने के लिए कौन कारक जिम्मेवार नहीं है, ठीक है, जिम्मेवार नहीं है।
पता ही है आपको कि वाटर लेवल ग्राउंड में जो है दिन पर दिन डिक्रीज होते जा रहा है। तो इसका कारण क्या क्या है? कारण देखिए, औद्योगिकरण में वृद्धि, ये बात सही है। जल संसाधन का कुप्रबंधन, ये भी बात सही है। जनसंख्या जो बढ़ रहा है, ये भी रीजन है। अत्यधिक वर्षा, अब देखिए बारिश तो अधिक होगा तो उससे जल स्तर क्या होगा? बढ़ेगा आपका, कम तो होगा नहीं। चलिए आगे देखिए, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो है, इसके बारे में आपको बताना है कौन सा सही है। ठीक है, किसके बारे में पूछा जा रहा है? NHAI, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में। पहला देखिए, यह भूतल परिवहन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त शासी निकाय है। इसका प्रचालन 1999 में हुआ था। तो देखिए पहला बात तो सही है, ये परिवहन मंत्रालय के अधीन में आता है, स्वायत्त जो है शासी निकाय है। लेकिन दूसरा है, इसका प्रचलन 1999 में हुआ, ये गलत है। इसका प्रचलन कब हुआ? 1995 से। तो यहाँ पर चूंकि एक ही सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। देखिए, नाइट्रोजन स्थितिकरण में सहायक जीवाणु हैं और उनके फसलों के युग्मों को जो है सही सुमेलित करना है। देखिए, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है। पहला, सोयाबीन राइजोबियम जैपोनिकम, यही जो जीवाणु होता है इसके जड़ों में पाया जाता है और ये नाइट्रोजन स्थितिकरण का काम करता है, सही है। जलीय फर्म एनाबीना एजोली है। और लूसन्स राइजोबियम मेलिलोती, ये सारा ही सही है। यानी इनके आप देखेंगे तो ये लोग सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन स्थितिकरण का काम करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए, ये बैक्टीरिया जितने भी है हेल्प करते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्थिक विकास की किस अवस्था को स्वप्रेरित विकास की अवस्था कहा जाता है? ठीक है, स्वप्रेरित पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे परंपरावादी अवस्था बोला है, आत्म अस्वीकृति अवस्था बोला है, परिपक्वता की अवस्था बोला है, परिपक्व और अधिकाधिक उपभोग की अवस्था। ठीक है, आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, देखिए परिपक्वता की अवस्था। स्वप्रेरित विकास क्या होता है? परिपक्व हो जाएंगे तो स्वप्रेरित विकास होगा। आगे देखिए, कथन कारण दिया गया है, ये क्लियर दिख रहा होगा। एक आध क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम आएगा, बाकी मैं पढ़ दूंगा तो आप लोग एडजस्ट कर लेंगे। देखिए पहला क्या दिया है यहाँ पे, गंगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़े हैं। ये बात तो सही है, गंगा में भी चाहे ब्रह्मपुत्र और सिंधु में जल जो है काफ़ी वहाँ पे बड़े पैमाने पे जो है स्टोर होते हैं। इन नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ठीक है, तो ये भी बात क्या है आपको सही हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा। व्याख्या भी इसका कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गुजरात स्थित एक प्रमुख तेल क्षेत्र नहीं है? गुजरात में कौन नहीं है? देखिए मेहसाना का नाम तो हम लोग डिस्कस किए थे पिछले टेस्ट सीरीज में, तो ये तो आपको गुजरात में ही है मेहसाना। पूछा है कौन नहीं है, ये क्या है? मुरान जो है देखेंगे तो ये असम में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। ठीक है, देख लेंगे क्वेश्चन। ओके, चलिए तो 65 में देखिए क्या है। यहाँ पूछा जा रहा है आपको, पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में भौम जल स्तर के नीचे होने से निम्नलिखित में से किस एक संकेद्रण में वृद्धि हुआ? देखिए पश्चिम बंगाल और बिहार में जो है ये जो भूमि के अंदर का जल है, ठीक है, भूमि के अंदर का जो जल है, ये पूछा जा रहा है कि किस एक संकेद्रण में वृद्धि हुआ है। ये जल स्तर नीचे होने से वृद्धि हुई है आर्सेनिक में। ठीक है, तो यहाँ के पानी में आर्सेनिक का मात्रा क्या हो गया? बढ़ गया है, पहले से ज़्यादा बढ़ गया है। ये 5-6 साल पहले ही रिपोर्ट आ चुका था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, वेमनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी भी कहा जाता है कि मुहाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन अवस्थित है? कौन सा बंदरगाह जो अवस्थित है वेमनाद कयाल जिसे अरब सागर की रानी कहा जाता है, ये पूछा जा रहा है। तो इस पे जो है कोची, ठीक है, कोची जो है स्थित है। आगे देखिए, जीडीपी जो है डिफाल्टर, यहाँ पे डिफलेटर लिखा है, डिफाल्टर है ये। तो जीडीपी डिफाल्टर से संबंधित आपको बताना है क्या सही है, कौन संबंधित है जीडीपी डिफाल्टर से। तो आसान सा क्वेश्चन है, जीडीपी डिफाल्टर जो है ये वस्तु और सेवा के मूल्य में व्यवहार से है, गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है, गलत बताना है। देखिए मैं पढ़ देता हूँ, प्रॉब्लम होगा तो। देखिए पहला दिया है यहाँ पे मलेरिया प्रोटोजोआ जनित है रोग, ये बात सही है। निमोनिया जीवाणु जनित है। रेबीज विषाणु से होता है, वायरस से, ये भी सही है। एथलीट फुट
देखिए यहाँ पे जो एथलीट फुट आपको दिया है ये कवक जनित रोग है। क्या है ये? फंगल डिजीज है, एक कृमि जनित डिजीज नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। यही आपको बताना था कि कौन सा गलत है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखें, अगला है क्वेश्चन नंबर देखेंगे, काई एवं लाइकेन निम्नलिखित में से किस प्रकार के क्षेत्र में पाए जाते हैं? काई और लाइकेन यही पूछा गया है। तो देखिएगा, तो ये टुड्रा जलवायु क्षेत्र में पाए जाते हैं। हम लोग ये देखे भी थे और इसका इमेज भी मैं आपको दिखाया था दृष्टि के टेस्ट सीरीज में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक औद्योगिक तंत्र का सही क्रम है? औद्योगिक तंत्र का सही क्रम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए, निवेश करेंगे, प्रक्रम होगा, फिर निर्गत होगा। देखिए इस क्वेश्चन को देख ले, यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले इनपुट होगा, फिर प्रोसेस होगा, उसके बाद आउटपुट होगा। किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो क्या होगा, पहले आपका कच्चा माल आएगा, फिर उसका प्रोसेसिंग होगा, बनेगा, और फिर क्या होगा, आउटपुट होगा। तो यहाँ पे वर्ड थोड़ा सा निवेश, प्रक्रम और निर्गत लिखा हुआ था, वहाँ पे जो है क्लियर हो पा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। पूछा गया है यहाँ पे कि किस प्रकार की कृषि को कर्तन और दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो है स्थानांतरित कृषि, इसी को हम लोग जानते हैं, तो ऑप्शन ए ही सही हो गया यहाँ पे। आगे देखिए, यानी यहाँ पे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। देखिए शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। नेक्स्ट देखिए 72, यहाँ पे आपको बताना है इसमें कौन सही सुमेलित है। अच्छा, पहला देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो पीसीकल्चर मत्स्य पालन को बोलते हैं, उत्पादन को सेरिकल्चर रेशम, ये भी सही है, बीटी अंगूर की खेती, तीनों सही हो गया। तो देखिए 1 2 3 कहाँ है ऑप्शन में? अच्छा, ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा। यहाँ पे जो ऑप्शन सी में आपको दिख रहा है, यहाँ पे 1 2 है और 3 है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्या बताइए लोग को ये मोहर लगाने की क्या जरूरत है इसमें। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक का संबंध सूंघने की शक्ति को नष्ट होने से है? देखिए, सूंघने का शक्ति के नष्ट होने से किसका संबंध है, ये पूछा है। तो ये क्या है? एनोसिमिया। एनोसिमिया में गंध की शक्ति आंशिक या जो है इसका पूर्ण अभाव होता है, गंध की शक्ति नहीं मिल पाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ल्यूकेमिया भी दिया है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या है, ब्लड जो है रक्त कैंसर में है, ब्लड का कैंसर हो जाता है। और यहाँ पे एक दिया है स्लीप एपनिया। स्लीप एपनिया क्या होता है? निद्रा से रिलेटेड ये बीमारी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताना है। देखिए, पहला लिखा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन, राष्ट्रीय जीवन, ये सब इधर ईयर दिया है, यानी कौन गलत है ये बताना है आपको। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखेंगे तो खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में, बागवानी मिशन 2005 में, जैविक कृषि मिशन, ठीक है, यही आपका क्या गलत हो गया, ये 2004 में हुआ था, तो गलत बताना था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कृषि विकास बैंक 2007 में। औसत आय के संबंध में बताना है कौन सा सही है। देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, ये देश के कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाला जाता है, औसत आय। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, दोनों बात ही सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। ये क्वेश्चन देख लेंगे आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन 76। देखिए विजुअल हो पा रहा होगा। देखिए पहला यहाँ पे लिखा है कि कौन एक जो है जीडीपी के संबंध में सत्य है बताना है। जीडीपी के संबंध में सत्य कौन है, पहला देखें। तीर दे रहा है पहला, ये तीनों क्षेत्र प्राथमिक या द्वितीयक और तृतीयक के उत्पादनों का योगफल होता है, बिल्कुल सही है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, तीनों क्षेत्र में जो है आप इकोनॉमी में जाएंगे तो तीनों क्षेत्र में आपको ये उत्पादों का योगफल होता है। ये अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है, भी सही है। ये किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है, तो यही जीडीपी का डिफिनेशन भी होता है। तो तीनों ही क्या हो गया आपका? सही हो गया, तो यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? देखिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र, निजी मतलब क्या हो गया? प्राइवेट हो गया। ठीक है, सार्वजनिक और निजी की बात की जा रही है विभाजित करने के लिए। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? उद्यमों का स्वामित्व। देखिए जिसके पास विभाजित क्या करेगा, अगर कोई भी मान लीजिए इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योग धंधा है,
उसका यदि 50% से अधिक शेयर गवर्नमेंट के पास है तो सार्वजनिक में चला जाएगा, अगर यदि किसी प्राइवेट व्यक्ति के पास है तो क्या चला जाएगा, वो निजी क्षेत्र की कंपनी हो जाएगी। पर 50% से ज़्यादा शेयर होता है तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर ही हम बता सकते हैं कि ये सार्वजनिक है या निजी क्षेत्र है। ठीक है, चलिए पूछा जा रहा है कि किस तापमान पाठ्यांक पे जो है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर हो जाते हैं। तो देखिए सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को जैसे ही आप इक्वल करेंगे, ठीक है, F-32 ऐसे करके, ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट का आपको चेंज का फॉर्मूला पता ही होगा, तो वहाँ से आपका आंसर बनेगा -40। ठीक है, क्या बनेगा, -40। तो -40 पे क्या होगा, इक्वल होगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता थी। आसान सा क्वेश्चन है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन सी प्राथमिकता थी, कृषि का विकास करना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। मानव विकास सूचकांक के बनाने में निम्नलिखित में से किस एक आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए मानव विकास सूचकांक के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे शैक्षिक स्तर, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, सारा देखा, शिशु लिंगानुपात जो है इसके लिए प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 81। यहाँ पे एक कथन है और एक कारण है। देखिए पहला देखिए, 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, यही है पहला स्टेटमेंट। तो ये बात जो है बिल्कुल आपका क्या है, सही है कि 24 दिसंबर को क्या करते हैं हम लोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, 1986 में इसी दिन को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी पारित किया था। दोनों ही सही है, कथन कारण इसका सही एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 82, अभी थोड़ा सा विजुअल नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या है, एक है। ठीक है, एक है, चलिए यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, देखिए क्या यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ, आप ऐसे सुन ले। यहाँ पे क्या है, एक है, एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं। ठीक है, यही पूछा जा रहा है, एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं। इसमें लगभग देखेंगे तो 10 के पावर जो है 21। यहाँ पे ऑप्शन बी। विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत जो है नींद का अध्ययन किया जाता है। नींद का अध्ययन जो है आप हिप्नोलॉजी में किया जाता है। आगे देखिए, जल का घनत्व अधिकतम कितने पे होता है। ठीक है, जल का घनत्व जो है पूछा अधिकतम कितने पे होता है, तो ये 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। आप इसे जैसे ज़्यादा जाएंगे फिर डाउन हो जाएगा, लेफ्ट में जाएंगे तभी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जल का घनत्व याद रखेंगे सबसे अधिक कहाँ होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, आयतन यहाँ सबसे कम होता है, घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से रोग जल संक्रामक है। ठीक है, जल के संक्रमित होने से कौन से रोग होते हैं, यही पूछा जा रहा है। देखिए टाइफाइड होता है, हैजा, तो हैजा भी होता है, और हेपेटाइटिस ए भी होता है। ट्यूबरकुलोसिस तो आप सभी को पता ही है, ट्यूबरकुलोसिस जो है जीवाणु जनित रोग है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखें, माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है, ये क्वेश्चन हम लोग किए थे अभी। ठीक है, टेस्ट सीरीज में माउंट मेरापी ज्वालामुखी चूंकि चर्चा में है, तो कहाँ स्थित है, ये आपको इंडोनेशिया में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 87। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया, अंग्रेजी में इसे देखेंगे, वीडियो को पॉज करके और प्रयास करेंगे इसको सॉल्व करने का, जो भी अंग्रेजी मीडियम वाले हैं और जिनको प्रॉब्लम होती हो। यदि हिंदी में आपको प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में क्वेश्चन देखें। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो अब देखिए आपको यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। महाजनपद काल देखेंगे तो ये तो ईसा पूर्व की घटना है, महाजनपद काल। ठीक है, और इसमें देखेंगे तो मौर्य साम्राज्य के अंत की बात हो रही है, सिकंदर का आक्रमण। देखिए तो मौर्य साम्राज्य का अंत जो है लगभग जो है 185 ईसा पूर्व हो गया था, और महाजनपद तो इससे पहले भी, ये 600 ईसा पूर्व ये सब घटना हुआ था। सिकंदर का आक्रमण कब हुआ था। ठीक है, तो सिकंदर का आक्रमण लगभग जो देखेंगे तो 326 ईसा पूर्व लगभग, तो 326 चलिए ईसा पूर्व लिख देते हैं। और कनिष्क का राज्योरहन, कनिष्क जो है राज्योरहन कब हुआ था, तो ये तो ईसा के जन्म के बाद हुआ था, 78 ईस्वी। क्या पूछा था, अच्छा कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तब आप कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखेंगे तो महाजनपद वाला केस हुआ था, तो 4 हो जाएगा। उससे आगे थोड़ा जाएंगे तो ईसा पूर्व वाली ही बात होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 326 ईसा पूर्व 2। इसके बाद ये मौर्य साम्राज्य वाला 3, और सबसे लास्ट में क्या हो जाएगा, ये कनिष्क वाला, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1।
4 2 3 1, 4 2 3 1 ऑप्शन देखें, 4 2 3 1 ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में दिया है। आगे देखें, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन आपको सही है बताना है। वो कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं कहलाती। देखिए, एक प्रोकैरियोटिक होता है कि यूकैरियोटिक होता है, दो टाइप का होता है। तो पूछ रहा है वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट देखें, केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती है। तो पहला भी स्टेटमेंट सही है, दूसरा भी सही है। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, मूलभूत जो है आपको संरचनात्मक इकाई के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म जो है क्या होगा, तो आपको पता ही है, सेल चैप्टर आप पढ़े होंगे, और ये आपका कुछ नहीं है, सेल ही होता है। आप सेल से सब जो है स्ट्रक्चर के, सेल से आप पता लगा सकते हैं किसी व्यक्ति के सेल से लंबाई उसकी कितनी बढ़ेगी, ठीक है, कब डिजीज लगने वाला है, क्या होने वाला है, हाइट के अलावा सब कुछ उसका लगभग सेल से पता लगा सकते हैं आप। आगे देखिए, ये कथन कारण दिया है। आगे देखिए, पहला क्या दिया है इसमें, पहला दिया है पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होते हैं। ये बात तो सही है, पौधे का, प्लांट का सेल देखेंगे और जंतु का सेल अलग होता है। पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होता है, तो बिल्कुल बात सही है। अगर आप जंतु में देखेंगे तो कोशिका झिल्ली सबसे बाहरी परत है, और पादप में जो है कोशिका भित्ति यानी सेल मेम्ब्रेन सबसे बाहरी परत होता है इसके। दोनों ही स्टेटमेंट सही है, और इसी कारण जो ये दोनों भिन्न है, तो ये कारण और कथन दोनों सही है, और इसका एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 देख लिए। ठीक है, चलिए 91, क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। यहाँ पे बाजार की एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है। बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है, किस ओर रुझान पैदा करती है पूछा है। समष्टिवाद की ओर, व्यक्तिवाद की ओर, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद की ओर। बाजार जो है हमेशा इधर ही इशारा आपको रुझान पैदा करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 92 देखें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए, भारत की जनसंख्या का उच्चतम दशकीय वृद्धि दर 1961 से 71 के दौरान रहा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये दिया है। नेक्स्ट देखें, भारत की जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 के बीच रही। तो दूसरा स्टेटमेंट जो यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, असत्य कथन बताना है, असत्य कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट तो आपको सही है कि भारत की जनसंख्या की सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि 1961 से जो है 71 में आपको देखने को मिली थी। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो लगभग जो है 24 आपको मान के चलिए लगभग 25.80% जो है जनसंख्या बढ़ा था। ठीक है, जनसंख्या जो है न्यूनतम जो है 10 की वृद्धि देखेंगे तो 2001 से 11 के बीच में हुआ था। तो ये गलत हो गया, गलत ही बताना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आगे देखें, अभी दिख नहीं रहा होगा, आसान सा देखिए क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी पुंडुपेन अंतःस्रावी ग्रंथि है। पुंडुपेन जो है अंतःस्रावी ग्रंथि इसमें कौन है। ऑप्शन देखिए क्लियर हो गया होगा, कौन है आपको, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये क्या है, फुल्ली आपको इंडोक्राइन ग्लैंड है। आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, पूछा आंतरिक निषेचन होता है, तो ये मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर। तो ये देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए, कथन और कारण दिया है। यहाँ पे देखिए दिया है, लेटराइड मृदा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए बात दोनों तो सही है, लेकिन इससे इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बन पा रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 96। देखिए सारा टेस्ट पेपर का अपना एक इंपॉर्टेंस होता है। इंग्लिश वाले क्वेश्चन को जो है पहुंच करके यहाँ पे देखेंगे। यदि आसान क्वेश्चन आपको मिल रहा है तो अच्छी बात है, आप इसको रिवीजन करें। टफ क्वेश्चन मिल रहा है उसको सीख लें आप। टेस्ट पेपर अधिक लगाने का यही जो है एक मात्र जो है उद्देश्य और पर्पस होता है, कि आपको बहुत अधिक सीखने को मिले, आप टाइम को मैनेज कर पाएँ, और आप तरह तरह के क्वेश्चन से यदि परिचित होते हैं तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन ये डराएंगे नहीं, चाहे किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ जाए। यहाँ पे हम 3-4 टेस्ट सीरीज देखेंगे, आप देखेंगे उसके बाद आप कितना जो है कंफर्ट जोन में चले जाएंगे। देखिए 96 में आपसे क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है। समुदायों का जो है सीधी भागीदारी जो है
किस संरक्षण सिद्धांत में नहीं था? देखिए, संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन में था, बीज बचाओ में भी था। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? वन्य जीव विहारों का परिसीमन, इसमें सीधे भागीदारी आपको देखने को नहीं मिलती है। वह विनिमय दर जिस पे एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी से वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है, क्या कहलाता है? तो देखिए, आप देखेंगे एक देश के करेंसी दूसरे देश के करेंसी में जो है रेट वगैरह चाहे निकालना कैसे होता है, तो किस पे होता है? तत्काल विनिमय दर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 98, कवि बाण भट्ट की कृति किस एक सम्राट के समय विस्तृत सूचना प्राप्त करती है? तो बिल्कुल ये आसान सा क्वेश्चन है। बाण भट्ट किसके समय थे? हर्ष के समय थे। हर्ष चरित्र के लेखक भी यही हैं, बाण भट्ट। नेक्स्ट है, कनाद सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई थी। कनाद सिंचाई व्यवस्था कहाँ अपनाई गई थी? ये मध्य पूर्व में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 100, लॉर्ड हलौजी के विलय की नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया? सबसे बाद में पूछ रहा है, किसका किया गया? देखिए, तो ये क्वेश्चन भी हम लोग किए थे बाई ईयर, हम लोग इसको याद भी किए थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो झांसी, इनमें जो है झांसी सबसे बाद में इसका। अब देखेंगे नागपुर का तो 1853 में ही हो गया था। ठीक है, अब देखेंगे सतारा 1848 में ही हो गया था, तो ये तो 1848 में, ये नागपुर आपका हो गया 1853 में। झांसी इसमें सबसे बाद में होगा। ठीक है, तो आपका झांसी ऑप्शन हो जाएगा। उदयपुर भी 1852 में हो गया था आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों द्वारा चलाई गई जो है मनसब व्यवस्था, मनसब जो व्यवस्था थी कौन से निर्धारित होते थे इसमें? पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व, उपरोक्त सभी। इसके बारे में हम लोग बात किए थे यहाँ पे टेस्ट सीरीज में। देखिए, मनसब में क्या होता था? पद भी मिलता था, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व। अब आपको ज़्यादा मनसब, किसी को मान लीजिए 1000 का मनसब मिला है, ठीक है, तो उनको ज़्यादा सैनिक रखना पड़ेगा, उनका वेतन भी और उनका पद भी जो है उसी के अनुसार होगा। ठीक है, किसी को 400 का मनसब मिला है, ठीक है, तो वे क्या करेगा? सैन्य उत्तरदायित्व, तो उसका सैनिक कम रखेगा, वेतन भी कम मिलेगा। तो ये जो है तीनों बात ही सही है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक रामानुजाचार्य से सत्य नहीं है? देखिए, रामानुजाचार्य के बारे में कौन सा कथन गलत है, यही आपको बताना है। देखिए, पहला क्या लिखा है? इनका जन्म 11वीं शताब्दी में केरल में हुआ, यही स्टेटमेंट गलत मिल गया आपका। ठीक है, कि इनका जन्म जो है केरल में हुआ, इनका जन्म तो तमिलनाडु में हुआ था, तो ये गलत हो गया। ये अलवार संतों को बहुत अधिक प्रभावित करते थे, इन्हें विशिष्टता दायित्व का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका ए हो गया, चूंकि गलत बताना था। संगम साहित्य के कावेरी पत्तनम, देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। कावेरी पत्तनम किससे संबंध था? तो किससे संबंध था? चोलों से संबंध था। निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती? अब ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया यहाँ पे, हम लोग कल या परसों इस क्वेश्चन को किए थे। तो ये किस पदाधिकारी को जो है महान्यायवादी, हम लोग देखे थे, अटॉर्नी जनरल को जो हटाने में जो है आपको संसद की भूमिका नहीं होती है। आगे देखें, क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे शास्त्रीय नृत्य और संबंधित राज्य। अच्छा, यहाँ बताना है कौन गलत है आपको। ठीक है, बताना है कौन गलत। भरतनाट्यम तमिल में होता है, तमिल में बिल्कुल सही है। कथकली केरल में, ये भी बात सही है। मणिपुर, ये तो मणिपुर ही में होगा, मणिपुरी। कुचिपुड़ी उड़ीसा में, यही क्या हो गया? गलत हो गया। कुचिपुड़ी कहाँ होता है आपको? आंध्र प्रदेश में होता है, तो ये क्या हो गया? गलत, यही बताना था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए कथन कारण, पहला देखेंगे यहाँ पे वर्ष जो है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 106। ठीक है, देखिए, वर्ष 1761 में हुए पानीपत के तृतीय लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों की कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई। देखिए, पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ? हम लोग बात भी किए थे, 1526, 1556। ठीक है, तो पहला लड़ाई हुआ था 1526 में, दूसरा 1556 में, ये तीसरा आपको 1761 में। इसके ऊपर हम लोग बात किए थे। तो ये पूछा जा रहा है कि 1761 में पानीपत के तीसरी लड़ाई में मराठों के अन्य शासकों ने कोई सहायता नहीं दी है। बात तो सही है, मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियानों के कारण अन्य शासक इनके खिलाफ हो गए थे। मराठे अपने जो है साम्राज्य विस्तार कर रहे थे, तो इसीलिए उनका साथ नहीं दिया गया। दोनों ही बात सही है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 107। ये क्वेश्चन जो है आप लोग पॉज करके और सॉल्व करेंगे। जिनको हिंदी से प्रॉब्लम होती है, नहीं होती है, कोई इशू नहीं है। चलिए देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 107 में देखेंगे,
सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी रजिया, इनके संबंध में किसी एक इतिहासकार का मानना था कि वो अपने सभी भाइयों में योग्य और सक्षम है। ये स्टेटमेंट किसका था? तो ये था मिन्हाज ए सिराज का। ठीक है, आगे देखिए। निम्नलिखित में से किस एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुसंधान भी किया? ठीक है, तो ये कौन थे? ये थे दंतीदुर्ग। आगे देखिए। भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान जो है विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है। इसके बाद भारतीय जनसंख्या निरंतर जो है क्या होती रही? देखिए 1921 की बात करेंगे तो महान विभाजक वर्ष इसलिए बोला गया कि पहला बात था जब ये जनसंख्या वृद्धि तो छोड़िए, यहाँ पे जो निगेटिव में चला गया। ठीक है, देखेंगे तो 1921 में जो है -0.31%। तो यहाँ पे जनसंख्या जितना था उससे क्या हो गया? डाउन हो गया। ठीक है, इसके बाद देखेंगे तो कंटिन्यू जो है जनसंख्या हम लोग का बढ़ते रहा। ठीक है, और आज आपको स्थिति पता ही है। तो क्या हो जाएगा? त्वरित वृद्धि उसके बाद देखने को मिली। आगे देखें। धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया गया? स्वीकार कब किया गया? ऐसे सिद्धांत कौन दिए थे आपको पता ही है। इसको स्वीकार किया गया था 1896 में। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंपीय तरंग धरातलीय उभार और गर्त हेतु उत्तरदायी है? कौन तरंग है? तो ये कौन है? इस तरंग है। आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है? ज्वालामुखी आकृति नहीं है तो ये ज्वालामुखी शंकु। ठीक है, आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण कृषि की विशेषता है? रोपण कृषि की विशेषता क्या है पूछा जा रहा है। विस्तृत कृषि क्षेत्र, अधिक पूंजी निवेश, उच्च प्रबंधन और तकनीकी, उपरोक्त सभी। ये जो है आपको सारा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। ये अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, आपको इसके बारे में पूछा जा रहा है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के बारे में संबंध में बताइए कौन सा सत्तन। पहला देखिए, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लंदन यूके में स्थित है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए ये बात सही है कि 1957 में स्थापना इसकी हुई थी, लेकिन इसके मुख्यालय की बात किया जाए तो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। तो ये तो गलत हो गया, केवल एक सही हो गया, ऑप्शन ए। आगे देखें। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, गलत यहाँ पे बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है। तो एक तरफ सूफी सिलसिले से संबंधित शब्द है और एक तरफ उनका अर्थ है। देखिए, पीर संत होते थे, खानकाह आश्रम, वासरा जो इस्लामी कानून का पालन ना करे। देखिए जो वासरा होता था, जो इस्लामी कानून का जो पालन करते थे उसको बोलते थे। तो यहाँ पे बोला है न करे, तो यही गलत हो गया। शमा सूफी गायन, तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट यहाँ पे सी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित सूफी संतों में किस एक को सिद्ध पुरुष भी कहा जाता था? सिद्ध पुरुष किसको कहा जाता था? तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था। ये सबसे प्रसिद्ध थे। आगे देखिए। रहनुमाई जो है मजदयान सभा किस वर्ग के धार्मिक सुधार से संबंधित था? तो ये जो है पारसी से संबंधित था, आप सभी को पता ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 119 देखिए। कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित करते समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अब भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हो रहा था आप सभी को पता ही है। ठीक है, तो आपको पता है कि 1940 से 45 तक जो है कौन रहे थे कांग्रेस के अध्यक्ष? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और उसी के बीच में ये जो है भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आगे देखें। निम्नलिखित में से कौन से एक आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्व करता थे? आज़ाद हिंद बचाओ समिति के नेतृत्वकर्ता कौन थे? भूला भाई देसाई थे। आगे देखें। ऐसे उसमें और लोग भी शामिल थे, लेकिन वहाँ पर नेतृत्व कर राजस्व घाटे से ब्याज जो है भुगतान के घटाने पे प्राप्त होता है। देखिए राजस्व घाटा माइनस ब्याज भुगतान करेंगे तो क्या प्राप्त होगा पूछा जा रहा है, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। आगे देखें। सूर्य के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पे किस महीने में होती है? ठीक है, ये अपना क्या हो गया? सूर्य हो गया। ये अपनी पृथ्वी हो गई, ये परिक्रमा इनकी कर रही है। तो पूछ रहा है न्यूनतम दूरी पे जो है कब होती है? तो ये जो है देखेंगे तो 3 जनवरी। ठीक है, तो यहाँ पे जनवरी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखें। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? ईस्ट अवायवीय के रूप में श्वसन करता है। एल्कोहल अवायवीय श्वसन का एक उप उत्पाद है। ठीक है, तो बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 123 देख लेते हैं। देखिए क्या पूछा हुआ है।
देखिए फ्लोइंग स्टेटमेंट देखना है। ईस्ट जो है रेस्पायर एनाक्रोबली और एल्कोहल इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ द एनाक्रोबिक रेस्पिरेशन, ये आपको दिया है। देखिए यहाँ पे आपको सही उत्तर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 124। यहाँ पे देखेंगे तो पूछा है कि किसी सामान्य व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर जो है कितना होती है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा प्रति मिनट में है। ठीक है, तो ये लगभग 15 से 18 प्रति मिनट होता है। पौधे अपने किस अवस्था द्वारा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, पौधे जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तो ये पत्तियों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 126। यहाँ पे पूछा है आपको सही सुमेलित कौन नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सोडियम क्लोराइड शाकनाशक, लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया का उपचार, जिंक फास्फोट रोंडक नाशी, और यहाँ पे क्या है कपास प्रोटीन। देखिए तो यहाँ पे कपास जो सेलुलोज का बना होता है तो गलत हो गया, गलत ही बताना था। विभिन्न जो है जैव रासायनिक तत्व जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, कोलेस्ट्रॉल है, जांच की जाती है। ये जांच करना है तो क्या किया जाता है आपको, ऑटो एनालाइजर। ठीक है, हम लोग ऑटो एनालाइजर यूज करते हैं और इससे हमको ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल ये सब के बारे में जो भी कंपोनेंट हमको पता चल जाता है। आयात प्रतिस्थापन व्यापार नीति का क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो है 128 देखे, आयात प्रतिस्थापन की बात की जा रही है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन ट्रेड पॉलिसी। ठीक है, देखिए यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। ऑप्शन ए ही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, आयात के बदले घरेलू उत्पादन द्वारा पूर्ति करना। अगला है स्वतंत्रता के बाद जो है सरकार की निर्धनता निवारण की त्रियामी रणनीति में निम्न में से कौन सा एक घटक शामिल नहीं था। स्वतंत्रता के बाद जो है गवर्नमेंट जो अपना नीति अपनाई थी उसमें पूछ रहा है कि कौन शामिल नहीं था। ठीक है, अच्छा इससे पहले कौन था हम लोग का क्वेश्चन नंबर था। ठीक है, हाँ 128 129 देख रहे हैं। ठीक, देखिए तो इसमें जो है कौन शामिल नहीं था ये पूछा जा रहा है। तो जो त्रिवामी रणनीति अपनाई गई थी उसमें संवर्धी आधारित रणनीति था, निर्धारण जो है निर्धनता निवारण की बात की गई थी, न्यूनतम जो है आधारभूत सुविधा की बात की गई थी। यहाँ पे जो है समृद्धि उन्मुख रणनीति की बात नहीं की गई थी। यहाँ पे जो है देखेंगे, अच्छा विशेष समृद्धि की तो बात की गई थी, निर्धनता की बात की गई थी, विशेष आवश्यकता कार्यक्रम ये यहाँ पे बताया नहीं गया था। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन से एक पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं है। ठीक है, आपको क्या बताना है, लक्ष्य नहीं है, बताइए कौन लक्ष्य नहीं है। पंचवर्षीय योजना में कभी लक्ष्य नहीं रहा है, समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सशक्तिकरण। ठीक है, सामाजिक सशक्तिकरण जो है आप देखेंगे तो ये नहीं रहा है, जो है समृद्धि, आधुनिकरण, आत्मनिर्भरता या समानता की बात की गई है। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव की बात की जा रही है। क्वेश्चन नंबर 131 में जलवायु परिवर्तन पे आपको भारत में राष्ट्रीय कार्य योजना के 8 राष्ट्रीय मिशन में कौन सम्मिलित नहीं है, कौन से सम्मिलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन, राष्ट्रीय हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय आजीविका संरक्षण मिशन। तो यही क्या है आपको नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 132 देखते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 132 देखें। यह है निम्नलिखित में से, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में से किस एक का मुख्यालय जनेवा में नहीं है। क्या पूछा है, जनेवा में नहीं है, किसका मुख्यालय जनेवा में नहीं है। ध्यान देंगे, ये आपका यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, इंटरपोल। इंटरपोल का क्या है, पेरिस में है, देखेंगे तो लियोन पेरिस में है। आगे देखें, आयात संरक्षण हेतु लगाए जाने वाले प्रशुल्क के संबंध में कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए आयात संरक्षण हेतु यह आयातित वस्तुओं पर लगाया जाता है, प्रशुल्क लगाने के आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती है, इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। यहाँ पे असत्य बताना है आपको। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 देख लीजिए। ठीक है, यही पूछा जा रहा है आपसे। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि बताइए रिगार्डिंग द टेरिफ ऑफ द लिव्ड फॉर इम्पोर्ट जो है प्रोटेक्शन इज नॉट करेंट।
नॉट करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, इनमें वस्तुओं की मात्रा निर्दिष्ट होती है। आगे देखिए, नीचे कथन कारण दिया है। पहला देखिए, मानव पूंजी एवं आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। मानव पूंजी निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिल सकती है। बताना है इसमें कौन सा सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग छोड़े नहीं ना, ठीक है, 134 ही करना था। तो देखिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ही सही है। पहला यहाँ पे क्या लिखा है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक है, मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि, मानव पूंजी के निर्माण से आय की समृद्धि में सहायता मिलती है, दोनों ही सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखिए 135, भुगतान संतुलन की समस्या तत्कालिक निदान हेतु सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में रुपया का अवमूल्यन किया गया था। ये कब किया गया था, 1991 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है पूछा जा रहा है। तो एडहॉक, ट्रेजरी बिल, वाणिज्यिक पत्र जमा, यहाँ पे देशी बैंकर्स। ठीक है, यही क्या हो जाएगा आपका, मुद्रा बाजार का उपकरण नहीं है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से भारत में बेरोजगारी आंकड़े के प्रमुख स्रोत है। बेरोजगारी आंकड़ा अगर आपको प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या स्रोत है, भारत की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का रिपोर्ट, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के आंकड़े। ये सारा ही जो है बेरोजगारी के लिए आपको निकालने के लिए स्रोत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 138, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए पहला है, किसी देश की आंतरिक संरचना, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश प्रत्यक्ष निवारण निवेश कहलाता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी नहीं सम्मिलित होती है। बताना है कौन सा इसमें सही है। ठीक है, आपसे फॉरेन जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए क्या पूछा जा रहा है इसमें, सत्य कथन। तो किसी देश की जो है आंतरिक संरचना, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का जो निवेश होता है वही प्रत्यक्ष निवेश होता कहलाता है। तो बात तो सही है। अब प्रत्यक्ष निवेश में शेयर बाजार में लगी पूंजी को सम्मिलित नहीं किया जाता, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। 139, बताना है इसमें कौन सही जो है आपको गलत है। अच्छा, गलत यहाँ ढूंढना है। तो देखिए, ओपेक जो है, ओपेक आपको वियना में, नैम न्यूयॉर्क शहर में, सार्क काठमांडू दिया है, और आसियान मनीला। अच्छा, इसमें ढूंढना है कौन गलत है। तो देखिए, ये सार्क तो काठमांडू में है, ये न्यूयॉर्क शहर, ये भी वियना सही है। आसियान जो है ये आपको मनीला में दिया है। ठीक है, ये आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कहाँ है, जकार्ता इंडोनेशिया में है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आज भर के लिए आप लोग पेशेंस रखें, क्वेश्चन आगे से हम ट्राई करेंगे कि आपका जो है पेपर जो है सही रहे। अभी तक हमारा सारा पेपर सही रहा था, ये थोड़ा सा जो है ब्लर कहीं कहीं है। देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैं एक्चुअली इसको जो है पेपर को देखा नहीं था, ठीक है, कि पेपर ये कैसा है। इस तरह से मतलब मैं एक नज़र में इसको देखा था तो ब्लर ये दिखा नहीं था मेरे को। बाकी यहाँ पे जो है मेरे को अभी कहीं कहीं जो ब्लर दिख रहा है। देखिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पे क्या पूछा है, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण चक्रीय होता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण संबंधी 10% का नियम लिन्नेमान द्वारा दिया गया। ठीक है, 10% नियम के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो पहला यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया है आपको कि किसी भी परिस्थिति तंत्र में ऊर्जा का हस्तांतरण जो है चक्रीय होता है, और ये स्टेटमेंट क्या है आपका, गलत है। जो है ये चक्रीय नहीं होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण आपका एक जो है दिशा में होता है। तो ये तो गलत हो गया। ये आपको जो है 10% का नियम ये दिए थे, ये भी बात सही है। तो यहाँ पे एक ही बात सही है, केवल बात जो है दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 141, यहाँ पे विधायिका का नाम और देश दिया है। ठीक है, वहाँ विधायिका का नाम क्या है। ऐसे ऐसे भी कभी कभी फैक्चुअल। तो देखिए जापान में डाइट बोलते हैं, बात सही है। ठीक है, कांग्रेस जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में बोलते हैं, भी सही है। नेसेट जो है आपको इजराइल में बोलते हैं, ये भी सही है। तो यहाँ पे तो सही सुमेलित है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग देख लेंगे।
अब इस टेस्ट पेपर में थोड़े आसान क्वेश्चन दिए गए थे, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं पेपर में। ऐसा बात नहीं है कि हमेशा जो है टफ ही आता है। आप पेपर दिए होंगे पहले, तो आप सभी को पता ही होगा ऐसे क्वेश्चन भी टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्या है, संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सा माध्यम है जिनके द्वारा विधायिका कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है, तो ये कौन सा जो है माध्यम है, ये पूछा गया है। तो देखिए संसदीय शासन प्रणाली में निम्न में से कौन सी माध्यम है जिसे द्वारा विधायिका, वित्तीय कटौती, स्थगन प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, इसमें उत्तर बताना है, तो क्या हो जाएगा, सारा हो जाएगा। आगे देखें, उपरोक्त सभी। संसद के किसी सदन में यदि बैठक के दौरान कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन का स्थगन या निलंबन कर दिया जाता है। कोरम का क्या तात्पर्य है, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कोरम का मीनिंग क्या होता है, सदन के कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग कम से कम प्रेजेंट होना चाहिए। आगे देखें, लोकसभा अध्यक्ष के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना। अच्छा, यहाँ बताना है कि सत्य जो है गलत बताना है। ठीक है, ये कौन सा गलत है, देखिए, वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, यह प्रमाणित करता है। लोकसभा में मत बराबर होने की दशा में मतदान करता है। सभी कथन सत्य है। अच्छा, यहाँ पे बताना क्या है, असत्य। ठीक है, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। तो यहाँ पे सभी कथन जो है सत्य है क्या, ये तो बात सही है कि लोकसभा में मत बराबर होने की स्थिति में जो है वो मत देता है। ठीक है, और यहाँ पे एक चलिए सी तो स्टेटमेंट सही हो गया। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है डिसाइड कर लेता है। वह लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। ठीक है, तो सभी कथन यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके सत्य नहीं हो जाएंगे। ठीक है, ये सत्य हो गया, लेकिन सत्य नहीं हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपको डी बन जाएगा। ठीक है, सभी कथन यहाँ पे सत्य दिया है, तो यही तो असत्य हो गया आपका, असत्य ढूंढना था। ठीक है, यहाँ पे पूछा गया था, एक सेकंड में क्वेश्चन देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 144। ठीक है, एग्जैक्ट पूछ क्या रहा है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग, ठीक है, ही प्रेसिडेंट टू ज्वाइन सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा सर्टिफाइड वेदर बिल ऑफ मनी वेल और इन केस ऑफ इक्वलिटी। हाँ ठीक है, चलिए ऑल द स्टेटमेंट आर करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक राज्य में। तो देखिए किसी भी राज्य में विधानसभा का अधिकतम कितना सदस्य रख सकते हैं और न्यूनतम, तो अधिकतम जो है ये डिसाइड किया गया कि अधिकतम कितना रख सकते हैं, 500, इससे अधिक नहीं होगा, और न्यूनतम 60। ठीक है, बाकी एक्सेप्शन इसमें कुछ है, लेकिन अधिकतम जो है 500 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। आगे देखिए 146। राज्य विधानमंडल की शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। किसके बारे में पूछा जा रहा है, राज्य का विधानमंडल कौन सा जो है असत्य है। ये राज्य सूची और समर्थी सूची पे कानून बनाने में सक्षम है, राज्य विधानमंडल, तो ये तो जो है बात सही है, ये बना सकता है। समर्थी सूची के विषय पे इसे कानून बनाने के अनन्य अधिकार प्राप्त है। ठीक है, अब ये गलत हो गया। आप देखेंगे समर्थी सूची में अगर मान लीजिए कोई एक ही विषय है, तो समर्थी सूची और उस पर राज्य भी और केंद्र भी कानून बनाता है, तो आप देखेंगे कि अधिक मान्यता, अगर एक ही स्थिति में एक ही कानून में टकराव हो गया तो वहाँ पे केंद्र को जो है ज़्यादा क्या दिया जाता है, प्रीफरेंस दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि अनन्य अधिकार प्राप्त है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते हैं, बात सही है, सभी कथन। तो यहाँ पे ऑप्शन चूंकि गलत बताना था, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस एक एक्ट में पहली बार भारत के कंपनी शासित क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया है। ठीक है, ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र किसको कहा गया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन करें। यहाँ पे देखिए 17 से, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ये ब्लर दिख रहा है, हम देख लेते हैं क्वेश्चन यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 147, सेटलमेंट एक्ट ऑफ, अच्छा 71 दिया है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और 1833 का चार्टर एक्ट और चार्टर एक्ट 1813, यही दिया है। तो एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है 1781 का है, 1784 का पिट्स का इंडिया एक्ट, 1833 का चार्टर। क्या पूछा है कि किस एक एक्ट में पहली बार भारत में कंपनी शासित क्षेत्रों को ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कहा गया। तो ये किस में कहा गया था, 1784 के पिट्स का इंडिया एक्ट में। अगला है आपको
वाटरलू के युद्ध में, यहाँ ये क्वेश्चन क्लियर नहीं दिख रहा है। बैटल ऑफ वाटरलू, ठीक है, वाटरलू के युद्ध के बारे में ही पूछा जा रहा है। वाटरलू के युद्ध में मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य किस वर्ष जो है हुआ था, युद्ध हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो बताना है आपको। सही आंसर है 1815। 18 जून 1815 को जो है वाटरलू का युद्ध मित्र राष्ट्रों की सेना और नेपोलियन के मध्य लड़ा गया था। निम्नलिखित कथनों में बताना है कौन सही है। किसके बारे में? मौलिक कर्तव्य के बारे में सत्य नहीं है, यानी गलत बताना है आपको। ठीक है, देखिए पहला क्या दिया है, स्वर्ण सिंह समिति का अनुशंसा पे इसको लाया गया था, हम लोग इसके बारे में बिल्कुल डिस्कस किए थे, ये बात सही है। ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है। देखिए मौलिक कर्तव्य किसके संविधान से? सोवियत संघ से प्रेरित है, तो ये तो गलत हो गया। ये संविधान के भाग 4 के क में रखा गया, अनुच्छेद 51 का, ये भी हम लोग देखे हुए थे। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत सारी फैक्ट आपको रिपीट हो रही है, आपको याद हो गई होगी, ये अच्छी बात है आपके लिए। निम्नलिखित जो है पुस्तकों तथा उनके लेखकों युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गलत यहाँ पे चुनना है। देखिए तो वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो का है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, ये भी सही है। द स्पिरिट ऑफ लॉज लेनिन, ये जो है लेनिन का नहीं है, ठीक है, ये मार्टेस्यू का है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो इस तरह से हम लोग सारा जो है 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हम लोग फिर देखिए दृष्टि का मैं बताया कि दृष्टि का हम लोग टेस्ट करेंगे जो भी बचा होगा। और यहाँ पे हम लोग ध्येय का देख रहे थे, और संस्कृति का हम लोग देखे हैं कुछ टेस्ट, और जीएस वर्ल्ड। तो मैं ऐसा जो है आपके लिए करूँगा कि आपका सारा टेस्ट लगभग जो है कंप्लीट कर दें हम लोग, ठीक है। बाकी दृष्टि तो कंप्लीट होने को ही है, 2-4 टेस्ट उसमें बचे हुए हैं, तो वो भी टेस्ट कराया जाएगा। बिल्कुल आप पेशेंस धैर्य बनाए रखें। करंट अफेयर के भी लेक्चर आप लोग देखते रहें, ठीक है। और लेक्चर को अधिक से अधिक बच्चों में शेयर जरूर करें, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। आपका कोई डिमांडिंग टॉपिक है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। कोई डिमांडिंग टॉपिक है आप चाहते हैं उस पर वीडियो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। ये चैनल आप ही सभी के लिए बनाया गया है, तो आप सब जो है अपना कमेंट जो है वैल्यूएबल कमेंट अपना दे सकते हैं। चलिए तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।